छोड़ती ना रही है सबको। Good afternoon, students. Make me a co-host for sharing this PPT. Atman, make me a co-host. Okay, am I audible? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Still good afternoon. Atman, Atman Dwivedi, please make me a co-host. That's why I'm sharing the
Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Vidya. Good afternoon, Archana Adi. हेलो जी मैडम नमस्ते। नमस्ते पूनम। जी और ठीक है मैम? ठीक। अर्चना दी, हेलो अर्चना। हेलो हेलो अर्चना। ये को होस्ट मैम जो है मैंने हेलो अर्चना। हेलो Good मैम। afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। हमने बोल दिया है तुमको होस्ट बनाने के लिए अर्चना भी। वही मैं ना अंजमन को बोला था कि को होस्ट मुझे बना दे या जो भी है होस्ट में स्क्रीन वो पीपीटी शेयर बोल कर। दिया बोल दिया बोल दिया ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। बोल दिया, बस वो बना रहा होगा तुमको होस्ट। ठीक है, ठीक, अभी फोन कर रहा है, बस मैं अभी अभी एक्चुअली बस घर। ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक। हेलो। हाँ हाँ ठीक है दीदी, ओके। तब फिर मैं अपना चेंज आके, ठीक है चलो, बस वो तुम्हें बना रहा होगा, देख रही हूँ। हो गई तुम होस्ट अर्चना? हाँ हाँ। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो Yes, अर्चना। ma'am. अर्चना। जी मैम। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई बीच में दिक्कत हो, वैसे हम प्लग इन करे रहेंगे, तो फिर मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो ओके चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके चलो, ओके, थैंक यू। ओके चलो, ओके। बच्चों, इससे पहले मैंने क्लास ली थी आप लोगों की। ये सेकंड जो है, जैसे टॉपिक आप देख रहे हो, स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है सर। टॉपिक रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। वैसे जनरली तो इस टॉपिक को हम देखेंगे कि हाँ,
देखने में लगता है कि हाँ रोल कंट्रीब्यूशन तो फैमिली का होता है बच्चे के विकास में, पर टेक्निकली उन चीजों को कहाँ कहाँ कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से जो है पहलू हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इतनी सारी जो स्टडीज हुई हैं मेनली जनरली जितनी भी जो स्टडीज रही हैं, वो जो बुक्स है इसकी भी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज, वो जनरली फॉरेन ऑथर्स की ही बुक रही है। उसको इंडियन जो है राइटर्स ने कन्वर्ट तो किया है, पर उतना जो बेसिक जो कंटेंट है वो आपको अवेलेबल जो रहता है वो आपकी जितनी बुक्स हैं फॉरेन राइटर्स की, उन्हीं बुक्स में से। तो इसके जो कॉन्सेप्ट को समझना और सब चीजों को, तो बेसिकली अगर बेसिक जो बुक्स हैं तो उन्हीं से आप कंटेंट को देखिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि चीजें सही तरह से आपके पास नहीं पहुंचती। जैसे कि इसमें कुछ अभी है नहीं, सिर्फ आप फिगर को ऑब्जर्व करिए कि क्या रोल है, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि हर किसी का इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि चित्र में फिर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम दिख रहा है जिसमें कि पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, दादा दादी जो भी हैं, पेरेंट्स नाना नानी भी हो सकते हैं, बच्चे हैं, और बाकी जो पेरेंट्स के भी जो होते हैं ब्रदर वगैरह, उनके बच्चे और वो लोग भी दिख रहे हैं। एक पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक जो है परिवार, वो सिर्फ माता पिता की बात नहीं कही जाती है, वो क्या कहा जाता है कि पूरा सिस्टम है जिसमें माता पिता के साथ में जितने भी लोग आते हैं, जिनके साथ बच्चे का इंटरेक्शन होता है, जिससे संबंध स्थापित होते हैं, वे सब के साथ उस बच्चे के एक विकास पर प्रभाव डालते हैं। और विकास जो कि आपको मालूम है, जो कि इससे पहले भी मैंने बताया था कि विकास के कई प्रकार होते हैं, चाहे भाषा विकास की बात करें, सामाजिक की बात करें, चाहे हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें, चाहे हम क्रियात्मक विकास की बात करें, चाहे हम सामाजिक विकास की बात करें, और ओवरऑल हम कहें तो व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बात की कि परिवार की उत्पत्ति की हम बात करते हैं, फैमिली का जो ओरिजिन की बात हम करते हैं कि ये परिवार की जब बात है, रोल ऑफ फैमिली की बात करिए, तो परिवार की बात कहाँ से आई? जब अगर हम पुराने समय की बात करते हैं, पहले क्या रहता था कि परिवार क्या थे, एक पुरुष और एक महिला के बीच एक स्थायी जो संबंध होता था, वह बच्चों को खिलाते थे, उनको आश्रय देते थे और उनका पालन पोषण करते थे। तब ये क्या था, तब परिपक्वता तक नहीं माना जाता था कि बस सिर्फ ये था कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि वो जो उस तरह का रहता था, शिकार करना, है ना, मेल का काम था, जो परिवार में मेल होता था उसका काम था पुरुष का, कि वो शिकार करके लेके आते थे, और जो महिला होती थी वो उसको क्या करती थी, हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव पहले बता रहे हैं फैमिली का, कि उसका क्या काम था कि उसको जो भी शिकार करके लेकर आया है उसे एकत्र करने की। पर एक जो बेसिक उनके अंदर जो मानसिकता एक परिवार की, वो सिर्फ थे कि वो पुरुष और महिला हैं और उसके द्वारा जो बच्चे हैं, पर ये एक जिम्मेदारी रूप से वो चीजें तब तक नहीं आई थी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कल्चर कह सकते हैं कि उन्होंने वो चीजें, जिम्मेदारी जिसको हम सामाजिकरण की बात करते हैं, हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, वो चीजें उस पीरियड में, उस अवस्था में, जो हम ये हिस्टोरिकल्स की बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव की, कि परिवार की किस तरह से उत्पत्ति हुई, इस तरह के काम थे। उसके बाद में क्या आया, विकासवादी जब दृष्टिकोण आया, है ना, जब डेवलपमेंटल पीरियड आया, जब विकासवादी, जब उस समय सोचने की जो क्षमता बढ़ी मनुष्य की, तो उसमें क्या रहा कि मानव परिवार में एक सामाजिक समूह के भीतर जो मूल था, वो शिकारियों जैसे काम करते, और महिलाएं जो संग्रहकर्ता का काम करती थी। उनका क्या था कि किस तरह से जो है जीविका
अर्जन किया जाए और घर में बच्चों का पालन पोषण किया जाए। एक पुरुष और महिला के बीच एक विस्तारित संबंध में एक पुरुष को जो है मेल को क्या की एक निश्चितता जो भी बढ़ा दिया कि नवजात शिशु वास्तव में उसकी संतान है उस पीरियड में, कि वो उनके बच्चे हैं जिनकी बच्चे की देखभाल करने की, बच्चे के पालन पोषण की और उसकी पर निवेश करने के लिए वो इस बात को समझे कि उस बच्चे को जीवित रखना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे जो है जब ये डेवलपमेंटल पीरियड आया तो इस सोच का विकास हुआ। बेसिकली जो है एक इस स्लाइड को मैं स्केप करके यहाँ पे आती हूँ, उसको पीछे बाद में ले जाएंगे। फंक्शंस ऑफ फैमिली की बात आई तो क्या क्या कार्य थे, यहाँ कह सकते हैं कि क्या कार्य है। मेरी स्क्रीन अभी हो रही है शेयर बच्चों? यस मैम। Yes, अच्छा। ma'am. हो एक सेकेंड, ये मेरा सेटिंग जस्ट जो बेसिक फंक्शन की बात है पीछे वाली हम बात करेंगे कि जो ये फंक्शन दे रखे हैं जो आपको दिख रहे हैं, रिप्रोडक्शन की बात है ना। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि उस समय से अगर माने तो रिप्रोडक्शन क्या है भाई, किसी की जो जगह है वो खाली जगह है उस जगह पे दूसरे सदस्य को लाना है ना, रिप्रोड्यूस बनने वाले सदस्यों की जगह फिर मतलब उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि भाई जनरेशन चलती रहती है ना, एक पीढ़ी आती है, हम अपने बच्चे हमारे जो है दादा वगैरह हमारे पेरेंट्स को जन्म दिया, उसके बाद में क्या है हमारे पेरेंट्स ने हमको जन्म दिया, उसके बाद एक एज के बाद वो लोग नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद पता लगा हम अपने बच्चों को हमने जन्म दिया, उसके बाद आगे ऐसे चलता रहेगा। तो ये एक तरह का पूरा क्या कि वो जो जगह जो सदस्यों की खाली होती है उस खाली जगह को भरने के लिए एक ये आया कि रिप्रोडक्शन की बात आई कि रिप्रोड्यूस करना है न्यू ऑफस्प्रिंग्स को, ठीक है, जन्म देना है। फिर नेक्स्ट आती है कि इकोनॉमिक, ये सारे क्या है फंक्शंस हैं, सब कार्य हैं एक परिवार के। इकोनॉमिक सर्विसेज की बात आती है, वो भी एक परिवार का एक हिस्सा है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण, वस्तुओं का और सेवाओं को किस तरह से उत्पादित करना है और उन सबका किस तरह से वितरण करना है उस पूरे परिवार के सदस्यों के लिए, है ना, अपने आप को इंक्लूड करते हुए और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनको। तीसरी बात आती है सोशल ऑर्डर की बात आती है, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। वो क्या है, वो भी परिवार का ये कार्य है कि जो संघर्ष है उसको कम करने, व्यवस्था बनाए रखने के लिए और प्रक्रियाओं को तैयार करना। सोशल ऑर्डर को भी किस तरह से कि हम यहाँ बात ये नहीं कह रहे हैं कि एक हम भाई फैमिली क्या है, फैमिली की यूनिट है ना, किसी भी सोसाइटी की, किसी समाज की, किसी का नेशन बनने के लिए एक इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है फैमिली, इस बात को बोलते हैं। तो सोशल ऑर्डर का जो मेंटेनेंस है, जो चीजें लागू होंगी है, वो कहाँ से शुरुआत होगी, वो घर से ही तो होगी पहले। जब हम घर में ही सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे तभी तो क्या होगा, वो सोशल ऑर्डर कहाँ मेंटेन होगा, फिर समाज में मेंटेन होगा, समाज से मेंटेन होके पूरा क्या है एक देश और एक दुनिया का में भी वो चीजें मेंटेन होंगी। तो एक ये भी फंक्शन उसका इम्पोर्टेंट कार्य है कि सोशल ऑर्डर को क्या करना, मेंटेन रखना, उन चीजों को, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी प्रोसेसेस, ऐसी तकनीकों को वहां पे लागू करना कि वो भी मेंटेन रहे। फिर आता है सोशलाइजेशन की बात आती है, सामाजिकरण की, जो कि एक पार्ट है। नहीं, अगर एक बात बताइए कि लिविंग बीइंग तो क्या है, जानवर भी है ना, वो जानवर भी तो होते हैं, पर हम क्या कहते हैं उनको, क्या कहा जाता है, अनसोशलाइज्ड, है ना, लिविंग बीइंग्स, उनको अनसोशलाइज्ड कहा जाता है। उनमें जो सोशलाइजेशन हम लोगों में है, ह्यूमंस में, वो चीजें उनमें नहीं होती, इसीलिए डिफ्रेंसिएशन है। सोशलाइजेशन की इसलिए सामाजिकरण भी एक उसका इम्पोर्टेंट कार्य है। समाज के सक्षम सहभागी सदस्य बनने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देना, ये सब कार्य उस परिवार का ही होता है। और
एक ये जो लास्ट का है इमोशनल सपोर्ट की बात की, भावनात्मक पहलू, और जिसकी की बहुत बड़ी आवश्यकता है भावनात्मक पहलू की, इतनी बड़ी आवश्यकता है कि जिसको कि आज के परिवेश में जो हम 2 साल से हम लोग जो इस महामारी से गुजर रहे हैं उसमें इस पहलू की बहुत बड़ा महत्व है इमोशनल सपोर्ट का। आप लोग देखिएगा इतनी अभी नई नई जो है रिसर्च स्कीम नई नई स्टडी निकल के आ रही है, ये सब देखा गया है कि कितने इमोशनल इश्यूज निकल के आए हैं, जो कि महिलाओं पे भी बहुत सारी स्टडीज हुई कि महिलाओं जब घर में बंद रहने के वजह से जो लॉकडाउन लगे उसके कारण कई कई सारी चीजें बहुत आई, जो ओल्ड एज के जो इश्यूज उठे, क्योंकि पहले कहीं पे निकल के जाना, एक तो फिर हेल्थ वाइज और फिर एज फैक्टर, और वो जो नहीं निकल पाए और ना उनके पास कोई आ नहीं पाया जिनके बच्चे बाहर थे, तो एक ये जो है ये परिवार का ही कार्य था, वो परिवार से दूर रहने की वजह से, तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और बच्चों इसको जो है सिर्फ इस तरह पढ़ने से नहीं देखो, बाकी सब चीजें तुमने पीजी लेवल पे ही पढ़ी होगी, यूजी लेवल पे पढ़ी होगी, पर इनको हमें किस पर्सपेक्टिव से, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखना है। बात समझ में? इसको रिसर्च के पर्सपेक्टिव से आपका जो है कि किस फील्ड में कहाँ पर, अब वो कैसे जाएगा, कभी भी रिसर्च आप कैसे समझ, जैसे मैंने ये फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शंस ऑफ फैमिली की बात की, तो आपको सबसे पहले जो आपको फील्ड लेना है वहां पे आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना है, अपने हिसाब से नई चीजों को आप बना देंगे। प्रॉब्लम का सिलेक्शन नहीं होगा, वो ध्यान रखिएगा। रिसर्च का ये सबसे मेन पॉइंट आप देखेंगे कि आप प्रॉब्लम सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। जिस भी फील्ड में आप सोशलाइजेशन, आप सोशल उसमें फील्ड में देखना चाह रहे हैं, सोशल ऑर्डर के फील्ड में देखना चाह रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट के फील्ड में देखना चाह रहे हैं, और जिस फील्ड में देख रहे हैं और उसमें भी आपको प्रिसाइज होके उस जो भी आपको फील्ड अपना लेना होगा इंटरेस्ट का, वो आप लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को आप सिलेक्शन नहीं करेंगे, ना कि आप क्रिएट करेंगे, ना आप बनाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में ध्यान में रखते रहिए। ये फैमिली की हमने जो बात की है कि परिवार में, वहां पे जो आपको बताया कि क्या क्या फंक्शंस की बात की गई, यहाँ फैमिली की बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर डेवलपमेंट, बिल्कुल समझ में आता है कि जहाँ बच्चा जन्म लेता है वो सबसे, उसका सबसे क्या है, पहला जो है, और सबसे क्या है, सबसे आखिरी तक है ना चलने वाला, यही उसका क्या है, एक पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट से हम किस सेंस में कहते हैं कि सारी चीजें जो आपको ब्रेन्स एंड ब्रेनर्स का मॉडल आप लोगों ने कभी उसको किया है ना, रीड किया है फैमिली सिस्टम का, जिसमें सिस्टम, एक्सो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, यस मैम, यूनिब्रोन Yes, ma'am. का Yes, 5 ma'am. सिस्टम है। हाँ हाँ क्या दिया है उसमें? माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, 2 और है अभी। सिस्टम क्या चीजें, क्या कहते हैं, फैमिली की हमने जब बात की कि लॉन्गेस्ट लास्टिंग की बात की है कि सबसे क्या है विद अदर स्पीशीज, अब अगर हम इससे दूसरी स्पीशीज से हम कंपेयर करते हैं तो ह्यूमन चिल्ड्रन डेवलप स्लोली, उनका जो विकास होता है वो धीमी गति से होता है, रिक्वायरिंग इयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, उनको एक बहुत लंबा समय चाहिए रहता है उनका जो प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के और टीचिंग की भी जरूरत पड़ती है बिफोर दे आर रेडी टू बी इंडिपेंडेंट। एक बहुत लंबा पीरियड है, अगर हम दूसरी स्पीशीज से उसका कंपैरिजन करेंगे कि इनका जो ग्रोथ है होती है, सपोर्ट भी ये बहुत लंबे समय तक चाहिए रहता है, और टीचिंग भी उनको चाहिए रहती है जब तक कि वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए, अपने पे आत्मनिर्भर ना हो जाए। समझ रहे? ये पूरी जो जर्नी है वो समझ लीजिए कि
मेच्योरिटी तब चलती है। और ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है, जो फैमिली है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है कि पूरे टाइम उस बच्चे की देखभाल करती रहती है। और बच्चे क्या है, बच्चे का यहाँ पे एंड में क्यों कहा लास्ट में, ये बताइए कि बच्चा तो वहां पे देखभाल करने की जरूरत है, क्या वृद्ध को जरूरत नहीं पड़ती है देखभाल की? वृद्ध को भी चाहिए। आती है जरूरत। वृद्ध को जरूरत है कि नहीं है देखभाल की? मैम जरूरत होती है। जरूरत होती है, उसको भी देखभाल की जरूरत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फैमिलीज ऑफ परमिसिव। परमिसिव से मतलब एक वास्ट, एक बहुत बड़ा, एक बहुत मास, एक व्यापक इसका पूरा पहलू है, एक बहुत लंबा इसका नेटवर्क कह सकते हो, इसकी बहुत बड़ा क्षेत्र है। और पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग जो है इसका एक इम्पोर्टेंट पहलू है, पर इसका जो एक इम्पोर्टेंट पहलू है जो फैमिली परवेसिव है, उसका एक बहुत बड़ा व्यापक रूप है। और जो पेरेंटिंग है वो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट, समझ लीजिए, पार्ट है। चिल्ड्रन हु लैक्स अ सैटिस्फाइंग सपोर्टिव फैमिली लाइफ, उन बच्चों का क्या होगा कि बहुत सारी जो है चीजें उनके अंदर आएंगी। अब जैसे कि मैं एक दिस इज रियल स्टोरी है ना, इसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोई एक वैसा है, क्योंकि ये कोई भी वो इसी को समझना, सब्जेक्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं कि विदाउट रिसर्च बेस्ड सारी चीजें होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है ना, दिस इज द क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, क्वांटिटेटिव नहीं होती, इनको नंबर्स में हम नहीं कर सकते, ये क्वालिटेटिव होती है, जिसका कि जज करना, जिसको कि ऑब्जर्व करना और उन रिसर्चेस को अपने उसमें उन शब्दों को जो हमें दिखाई दे रहा है और जो चीजें छुपी हैं उनको भी निकाल के लाना, वही रिसर्च है। तो एक बहुत ज्यादा टिपिकल एक काम हो जाता है, इन चीजों को मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो जैसा कि एक रिसर्च है जो कि मेनली बात होती है कि इंडियन अभी इस तरह की कोई चीज नहीं आई है इन पे कॉन्सेप्ट है कि हन्ना एक 19 ईयर ओल्ड लड़की, जिसका कि 19 ईयर ओल्ड लड़की का इस तरह चला कि उसके पेरेंट्स का जो डाइवोर्स है वो बहुत कम एज में, 9 ईयर्स की एज में डाइवोर्स हो गया। उसके बाद उस लड़की को उन पेरेंट्स के साथ में रहने का, साथ में कोई मौका नहीं मिला कि साथ में बैठ के, जो हमने देखा बच्चों के साथ खाते हैं, खेलते हैं, वो सब चीजें उसके लिए क्या हुई, वो सब चीजें उसके लिए, और वो सब चीजें करते करते जैसे बड़ी, फिर फादर भी उसको देखने आते थे या उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे 1 महीने के दौरान में, लेकिन मदर और फादर के भी डाइवोर्स हुआ तो रिलेशन सही नहीं थे। उन रिलेशंस खराब होने की वजह से वो फादर को दोषी मानती रही, मदर उसको उनको करती थी कि इन्हीं की वजह से वैसा हुआ है। तो इस वजह से धीरे धीरे फादर का आना भी कम हुआ और उस हन्ना जो लड़की है उसका सेपरेशन मदर से भी होना शुरू हो गया, क्योंकि बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, क्योंकि उसकी कस्टडी में थी बेटी, उसके लिए वो क्या किया कि और अपने आप को इन्वॉल्व करा, किसके लिए, अर्निंग के लिए। इन्वॉल्व करना है तो टाइम भी नहीं देने की वजह से उस बच्ची के अंदर डिप्रेशन है ना, अलग रहने की फीलिंग और सारी चीजें आई, जिससे कि क्या हुआ, उसका जो कह सकते हो डिटोरिएट होने के बाद में उसको फिर बाद में ऐसा मिला कि उसके एक अंकल और आंट रहे जिनके पास वो जाके अपनी बात को शेयर कर पाई और वो लोग इन्वॉल्व रहते, उसकी समझते बिहेवियर को उसको गाइड भी कर पाए। तो उसके बाद में उसने अपने कैरियर में, अपनी इंडिपेंडेंस में, अपने कॉन्फिडेंस में गेन पाया। तो ये 19 ईयर ओल्ड की जो है एक रिसर्च जो थी, जो एक क्या कहते हैं लॉरा इबर्ट में मेंशन है। तो ये इस तरह से फाइंडिंग करके तब चीजें निकल के आती हैं कि हाँ क्या चीजें इफेक्ट डाल रही हैं। हम वैसे सब कह देते हैं हाँ ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन उसको हम विदाउट आप रिसर्च बेस्ड हम किसी चीज को, कॉन्सेप्ट को
नहीं कह सकते। वह परवेसिव की बात आई, नेक्स्ट है मोल्स चिल्ड्रन डेवलपमेंट रिलेशनशिप्स, सॉरी मोल्स चिल्ड्रन डेवलपमेंट। माता पिता और भाई बहन के साथ बच्चों का कैसा जुड़ाव रहता है, आमतौर पर जो जीवन भर रहता है वो पड़ोस और स्कूल की व्यापक दुनिया में रिश्तों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम परिवार में देखा होगा, आप लोग जब रहते हैं तो हर चीजें लड़कियों के लिए हम कहेंगे, ये चीज देखिए, लड़कियां क्या होती हैं कि अपनी मदर को क्या मानती है, क्या मानती है, रोल मॉडल। रोल मॉडल। ये कौन से उसमें है, पढ़ा होगा? यस मैम, ये फ्राइड का है जिसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस उसमें क्या है, लड़कियां जो है रोल मॉडल मानती हैं अपनी मदर को, क्योंकि जैसा कि मदर का जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे भी वो किचन में वर्क कर रही है उसी तरह से उनको आता है, नहीं वो करने की कोशिश करती है, ड्रेसिंग सेंस है वो भी करने की कोशिश करती है। तो क्या है कि इसमें जैसे रिलेशंस हो सकता है, वो मदर की बात की, हो सकता है कि एल्डर सिस्टर हो, उसको भी रोल मॉडल मान सकती है। हो सकता है कि जब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है तो जो आंट्स होती हैं, चाची होती हैं, ताई जी होती हैं, उनको रोल मॉडल मान सकती हैं। वैसे ही लड़के क्या होते हैं, वो रोल मॉडल मानते हैं फादर को, फादर के अलावा और भी उनका कोई भी हो सकता है। तो क्या है कि मोल्स चिल्ड्रन डेवलपमेंट उनकी जो है पूरा का पूरा एक बदलाव ला देते हैं बच्चे के विकास में, कि जहां पे जो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया इसका रोल मॉडल से, वो और भी चीजें इसके अंदर आती हैं कि उस तरह से किस तरह से मोल्ड कर देते हैं बच्चे के विकास को। कि हो सकता है कि कितना दादा जो है बहुत उनकी अलग पर्सनालिटी है, जिसको कि अगर हो सकता है कि पोता जो है वो उनकी पर्सनालिटी को फॉलो करता रहे, जो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, फादर उस तरह का ना हो, तो क्या है कि उस फैमिली में फादर के ना होने पे सही उनकी उतना पर्सनालिटी ना हो। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि दादा की पर्सनालिटी अच्छी थी, उनका चाहे एकेडमिक या वर्क या व्यवहार या सोशलाइजेशन बहुत सारे अच्छे रहे, तो उसका क्या कि हुआ कि पोते के जो डेवलपमेंट है उसको मोल्ड कर दिया। तो क्या है कि परिवार का एक यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। फिर मॉडल्स की बात मैंने कही, मोल्स की बात नहीं की कैसे मॉडल्स ऑफ रिलेशनशिप्स, जो मैंने ये एग्जाम्पल जो दिया है कि कोई भी हो सकता है ना, दादा दादी कोई भी है, नाना नानी भी अगर रहते हैं साथ में या माता पिता हैं, तो कोई भी रोल मॉडल उनके बन सकते हैं। पर हम ये भी बात करेंगे, जब मॉडल्स की बात कही गई तो वो अच्छे में भी हो सकता है, दोनों सिक्के के दोनों पहलू होंगे, है ना। और बुरे से भी अगर इस तरह से फैमिली में अगर मेंबर है और सही उनका जो व्यवहार नहीं है वो, तो वो भी उनका बन सकता है। अच्छी में यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है, दिस इज द टेक्निकल पॉइंट। द मॉडल का है कि तो ये मतलब नहीं है कि वो राइट डायरेक्शन में ही है, वो उसका दूसरा पहलू भी है, नेगेटिव भी है। तो सिर्फ मॉडल्स पॉजिटिव में ही नहीं जा रहा है, इन चीज को ध्यान में रखिएगा। कंप्लायंस एंड कोऑपरेशन की बात की है, वहां पर किस तरह से जो है जितना जो कोऑपरेशन है ना, किस तरह से जो है एडजस्टमेंट है, वो सारी की सारी चीजें जब हम परिवार में बच्चे जो देखते हैं कि कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, और वो सिस्टम में कहाँ आएगा, जब सारे मेंबर होंगे तभी चीजें दिखाई देंगी, और उन सब चीजों का जो इफेक्ट है वो बच्चे के पर पड़ेगा, व्यवहार पर पड़ता चला जाएगा। फिर क्या है, अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस अदर्स, किस तरह से कि है कि दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की बात आती है कि कैसे जो है इन्फ्लुएंस किया जाता है व्यवहार को, बच्चे की आदतों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं फैमिली। फिर आता है लर्न द, इसको मैं बताने की जरूरत नहीं, लैंग्वेज एंड स्किल्स। ये भाषा की बात है, वो कहा गया है कि बच्चे इमिटेट करके ही सीखते हैं, लर्न करते हैं, जैसे कि वो कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इनबॉर्न उनके अंदर कोई भी ऐसी
टेंडेंसी है कि वो हर एक चीज को जानते हैं। भाषा का विकास उनका लर्निंग के थ्रू, तो वो फैमिली का ही रोल है कि जितना फैमिली मेंबर्स का वोकैबुलरी उनकी इंप्रूव होना, वो सारा कुछ वहीं से होता है। स्किल्स की बात है, स्किल्स होती है वो डिपेंड करता है, कुछ हेरिडिटरी जो जाता है और दूसरा है एनवायरमेंट का, कि जैसा कि फैमिली एनवायरमेंट है उसका इफेक्ट करता है कि कौन सी किसी की किस तरह की स्किल्स हो सकता है। किसी पेरेंट का एग्जाम्पल है कि बहुत अच्छा जो है क्या कहते हैं पेंटिंग का या ड्राइंग का है, तो वो स्किल बच्चे के अंदर हेरिडिटरी भी कुछ गिर जा सकते हैं, और दूसरा वो उन चीजों से वहां पे परवरिश उस एटमोस्फियर में हो रही है, उस पेरेंट के साथ हो रही है, दोनों पेरेंट है या सिंगल पेरेंट है या कोई अदर फैमिली मेंबर है, तो वो स्किल उसकी वहां पर डेवलप होगी। सोशल एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ देयर कल्चर, ये सोशल मॉरल वैल्यूज की वो तो आप लोग कहता है कि घर परिवार में जैसे भी संस्कार कहाँ से आते हैं, वो क्या है कि हम अगर बात करें पूजा पद्धति की बात करें या जो भी है, दूसरे को कैसे सम्मान देना है, जब कैसे मेहमान आते हैं तो पैर छूना है, तो ये सब क्या है, एक सोशल भी है और क्या है कुछ वैल्यूज है, मॉरल्स है कि हाँ भाई झूठ नहीं बोलना है। अगर परिवार में एक बार पेरेंट्स या कोई भी टोक रहा है बच्चे ने कोई एक्टिविटी करी है, तो वो क्या है उन मॉरल वैल्यूज का उनके अंदर क्या होता है विकास होने लगता है। और अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो थ्रू अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग जो भी एक सेरेमनीज होती हैं उनके द्वारा भी सोशल वैल्यूज का जो उनके कल्चर में, अब यहाँ टेक्निकल देखना जो लाइन कही है उसको पकड़ने की जरूरत है। सोशल एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ देयर कल्चर, बात समझ रहे आप लोग। अब जो है ये लेंगे आप लोग को रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट पे आपको टेक्निकली सोचने की जरूरत नहीं। सोशल मॉरल वैल्यूज ऑफ देयर कल्चर है, उनके कल्चर की बात कही गई है। अगर हम यहाँ पे कहें है ना सोशल एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ कल्चर, बस कल्चर कहें तो कल्चर तो बहुत सारे हैं, इंडियन कल्चर ठीक है, हम अमेरिका का कल्चर अलग है, साउथ अफ्रीका का कल्चर अलग है, तो हम यहाँ प्रिसाइज नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो आपका अपना टॉपिक भी आप जो भी चीजों को लेंगे उस पर ये फोकस करना पड़ेगा, एक एक शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो है क्या ले रहे हैं, कहाँ पे, एक एक शब्द की वैल्यू है, हर एक का अपना अर्थ होता है कहाँ, तो उस पर भी आपको सोशल एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ देयर कल्चर है ना, उनका जो है अपना, आप यहाँ पे कल्चर लिखेंगे तो ये क्या है, ये सही नहीं होगा, उसके अंदर सब सारे कल्चर्स की थोड़ी आ जाएगी। हम अगर हम जहाँ जिस उसमें रह रहे हैं उसी को तो सिर्फ वही तो चीजें इनकलकेट होंगी, वो चीजों को नहीं देखा, जिस परिवार के उसमें एटमोस्फियर में नहीं रह रही है तो वो वैल्यूज थोड़ी इनकलकेट हो जाएंगी किसी के अंदर। तो ये सब चीजें टेक्निकली बहुत ध्यान देने की जरूरत है, हर एक में वर्ड में क्या चीजें निकल के आ रही हैं, ये मैंने ले लिया था। अब ये है फैमिली जो है एज ए सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिवार का, तो ये किस तरह से जो है इन्फ्लुएंसेस हैं, क्या चीजें रहती हैं इसके बारे में कि परिवार किस तरह से सोशल सिस्टम है और जिसका कि इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चे के डेवलपमेंट पे। अगर हम परिवार की बात करेंगे तो इसमें क्या है, बाई डायरेक्शनल इन्फ्लुएंसेस की बात की गई है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। बाई डायरेक्शनल की बात की गई है दोनों तरफ से, है ना, सिर्फ हम ये नहीं बात को कहेंगे कि माता पिता से या परिवार के सदस्यों से बच्चे का विकास प्रभावित हो रहा है ना, ऐसा नहीं है। बाई डायरेक्शनल की बात की गई है तो जो बच्चा है उसके विकास से भी बाकी फैमिली भी इफेक्ट होती है, बात समझ में आ रही है? नहीं जी मैम। जी मैम। दोनों का प्रभाव है ना बाय डायरेक्शनल। दूसरी बात की है कि फैमिली मेंबर्स की जो म्यूचुअल इन्फ्लुएंसेस होती है,
फैमिली मेंबर्स की। हमने फिर वही बात की है कि एक दूसरे पे, कोई एक तरफ से नहीं कि हम अगर पेरेंट्स के व्यवहार का, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा, पेरेंट्स के किसी भी व्यवहार का फर्क बच्चे के विकास पे पड़ रहा है, ठीक है। और बच्चे का जब विकास सही हो रहा है, इस बात को समझना, बच्चे का विकास सही डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या होगा कि पेरेंट्स के जो व्यवहार में बदलाव आएगा, पीछे बैक हुआ, और उस व्यवहार का बदलाव फिर से बच्चे के आगे की जो उसकी अपब्रिंगिंग है या उसका और नेक्स्ट जो उसका स्टेप है वो अच्छा होगा। बात समझ में आई? यस मैम। तो म्यूचुअली चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। हम इसको एक डायरेक्शन में मत सोचिएगा कि हम सिर्फ इधर से लिखते चले जाए कि भाई पेरेंट्स का व्यवहार अच्छा है, उनका ये डेवलपमेंट अच्छा है तो बच्चे का है। हर एक चीज हर एक से जुड़ी हुई है। फैमिली सिस्टम इम्प्लाइज नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी की बात की गई है। अब ये दो चीजें आती हैं, ये वॉट का इकोलॉजिकल सिस्टम में है, ये थ्योरी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात आई है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। ये दो चीजें हैं। जो हम डायरेक्ट की बात करते हैं वो क्या है कि माता पिता और बच्चे का एक दूसरे को सीधे प्रभावित करना। जो सीधे एक बात है कि किस तरह से जो है पेरेंट्स हैं दोनों, मदर फादर, कैसे सीधे जो है बच्चे को प्रभावित करते हैं। इसके लिए मैं दो स्टडीज है, पहले उनको एग्जाम्पल से दूंगी, तब वो चीज आपको सीधे समझ में आएगी कि कैसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है और किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, और ये एक स्टडी है, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बता रही हूँ, है ना, ये रिसर्च स्टडी है कि एक बच्चा जो है गर्ल चाइल्ड, जिसका कि नाम कैंडी, उसका नाम, तो वो क्या है कि वो मदर के साथ स्टोर में गया, शॉपिंग जो मॉल है उसमें गया, वहां पे उसकी मदर शॉपिंग कर रही थी। मदर शॉपिंग कर रही थी, करते करते जब वो काउंटर पे गई बिलिंग के लिए, जब सामान ले लिया, उस काउंटर पे बिलिंग पे जाने पर जो लड़का था डैनी, उसको क्या हुआ कि उसने वहां पे देखा तो उसको उस काउंटर पे वहां पर दिखाई दी, कैंडी दिखाई दी। तो उस कैंडी को उसने क्या किया, उसने उस कैंडी को लिया और लेने के बाद अपनी मदर से कहा कि आपके पास पैसे हैं, मुझे ये कैंडी लेनी है। तो मदर का रिस्पॉन्स क्या रहा कि उन्होंने एकदम उसको मना नहीं किया। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उस सामान में से उसके लिए एक दूसरा खाने का प्रोडक्ट, एक पैकेट जो था वो उसको दिया। जो ग्रेन का एक पैकेट था वो उसको कहा, उस कैंडी को धीरे से उसके हाथ से लेके उस ग्रेन का जो पैकेट था उसके हाथ में थमाया। थमाने के बाद उसको काउंटर के पास वो छोटा बच्चा उसको लेके गया कि अब ये इस पे पे करना, ये तुम्हारे लिए लिया गया, ठीक है। और उस बच्चे ने उसको ओबे किया, मदर की उस बात का, है ना, वो जो बात कही उसने फॉलो किया। दूसरी एक रिसर्च है जो एक गर्ल चाइल्ड की है जिसका नाम मेग है। उस गर्ल चाइल्ड की वो भी इंसिडेंस है कि मदर के साथ वो गई और वहां पर मदर अपना जैसे शॉपिंग करने के बाद में फिर वो अपने काउंटर पर, और उस समय वो घूमते घूमते जो है वहां पर उसने देखा कि बनाना रखे हुए हैं, तो बनाना को उसने अपने हाथ में पकड़ा। करते करते जब उसकी नजर पड़ी तो मदर और बहुत एक रूड, उसने एक हार्शनेस के साथ में उसके ऊपर चिल्ला के और उससे क्या कर रहे हो, और उसके हाथ से बनाना छीन लिया, ठीक है। बनाना छीनने के बाद में फिर वो क्या हुआ कि ये फिर अपना बिलिंग करने लगी। बिलिंग करने के बाद में फिर उसने जो गर्ल चाइल्ड थी उसने फिर से क्या किया कि उस काउंटर से
पर चॉकलेट रखी हुई थी, उस चॉकलेट को उसने अपनी ग्रिप में फिर से लिया। फिर जो है पता लगा कि फिर मदर आके मतलब उसके ऊपर चिल्लाई, चिल्लाने के बाद उसने स्नैच की, उसकी मुट्ठी से कोशिश की, और जब नहीं वो कर पाई तो एक उसको थप्पड़ मार दिया। ठीक है, ये क्या हुई, ये दो तरह के, है ना, दो तरह का यहाँ पे मुझे बताया, रिसर्च का जो बताया कि दो तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। एक जो मैंने बताया किसका, डैनी का, और दूसरा नीब का। दोनों आप देख रहे हैं, इसका किस तरह से जो है बिहेवियर इन्फ्लुएंस की बात की, हम डायरेक्ट की जो बात कर रहे हैं तो क्या था, जो डैनी था, है ना, उसको क्या हुआ कि मदर ने किस तरह से हैंडल किया कि उसको जो चीज चाहिए दूसरी चीज को उसको दे के, है ना, आराम से उसको उसकी जो भी मांगने की इच्छा थी तो उसको उसने क्या किया, उस सामान को दे के पूरा कर दिया। तो क्या होता है कि इससे क्या रहता है, क्या चीजें निकल के आएंगी, आपको क्या लगा, क्या इससे क्या लर्निंग, भाई वन वे ऐसे नहीं चलेगा, वन वे नहीं, अगर मैं कह रही हूँ मैं तो उसको कुछ शेयर आप करेंगे। मैम उसने जो डैनी था, जो मदर ने उसको बहुत पोलाइटली जो चीज मतलब उसने बोला कि पैसे नहीं है और दूसरी चीज दे दिया उसको, तो ये तो एक डायरेक्ट हो गया क्योंकि उसने इमीडिएट उस चीज को रिस्पॉन्स दिया। तो ये माइक्रो सिस्टम में आएगा कि बच्चा अपने माता पिता के व्यवहार को देखकर ही व्यवहार को समझता है। उसने क्या किया, ये यहाँ पे वो एक फॉर्म तो रही है ना, वो फॉर्म है ना, वो फॉर्म रही मदर, उसने अपने डिसीजन को चेंज नहीं किया, उसको दिलवाई नहीं कैंडी, है ना, लेकिन क्या था, पर वार्म रही, वार्म से मतलब उसकी जो है उसको समझते हुए उसका उसने रिप्लेस किया। हम ऐसा थोड़ी कि बच्चा तो हमसे कहेगा वो चीज भी ला दो, है ना, हर चीज उसको नहीं दी जा सकती है, वो है ना, तो हम डिसीजन से इतना नहीं वो हो जाएंगे, बच्चे की जब होती है तो वो तो किसी भी चीज की जिद करने लगे, अगर सड़क पे चल रहा है वो किसी सामान के लिए, तो वो ऐसा नहीं है कि उस चीज की हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वे ऑफ वो रहा कि उसको किस तरह से उसकी वो क्यूरियोसिटी की, उसने पैसा के आपके पास है ना, वन आपके पास डॉलर है कि नहीं है, उसने उसको रिप्लेस किया कि नहीं मम्मी के पास यही था डॉलर, उसकी इसकी किस चीज को डेवलप किया कि एक डॉलर था और उसके लिए मम्मी ने मेरी दूसरी चीज ली। मैम कॉग्निटिव बच्चे का कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट तो उसके हुए, डेवलपमेंट तो बहुत सारे इफेक्टेड हुए उसके, है ना, इसमें डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से हम बात को कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि बच्चों की जो डेवलपमेंट में क्या हुआ कि वो अनुरोध का पालन करते हैं, जो रिक्वेस्ट पेरेंट करते हैं, इस तरह के बच्चे जो फर्स्ट केस मैंने बताया उसमें जो पेरेंट्स जो अनुरोध करते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं, हम इस तरह की अगर जो हमारा रहता है पेरेंटिंग स्टाइल, तो उसमें बच्चा जो भी अगर हम पेरेंट रिक्वेस्ट करता है तो उसको मानते हैं, और इसके क्या था, क्लैप किया, है ना, कैशलेस के साथ में और बहुत रूडनेस के साथ में, और उसको उसका ये भी नहीं करा कि हाँ तुम्हारे लिए कोई चीज इस तरह की वैल्यूएबल हो, तुमने कई में वैल्यू रखी उसकी, ना, वो चीज उसको प्रोवाइड कर, उसका सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन दिया, या तो वो क्या है कि वो उसकी फीलिंग एक जो है टच की, वो एक अलग उसके अंदर क्या आ गया, एक विरोधीपन आ गया, है ना, विरोधी इसको कहते हैं रेबल, बस वो डेवलप उसके अंदर हुई कि फिर आगे भी वो चीजें अगर ऐसी होती चली जाएंगी तो वो चीजें फिर क्या है वही इफेक्ट डालती हैं, होती बहुत छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना पेरेंट्स, पर उसकी अपब्रिंगिंग पर, बच्चे के डेवलपमेंट पर, उसकी पर्सनालिटी पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। वो तो चीन के आगे शॉर्ट ऑफ टाइम हमें जल्दी जाना है, पर ये नहीं समझ रहे कि उसकी मनस्थिति पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये इसका भी अध्ययन से ये पता चलता है कि जब माता पिता शांत हो लेकिन उनके अंदर क्या रहनी चाहिए,
एक जो कहते हैं ना कि एक अपनापन, एक वार्मनेस, है ना, वार्मनेस गरम से मतलब नहीं, एक जो एक अफेक्शन, वो चीजें इसके अंदर चाहिए। मैम पेशेंस भी इम्पोर्टेंट होता होगा ये माता पिता। हाँ, पेशेंस भी एक चीज है इसके अंदर, इसका वो भी आता है फील। और इससे क्या होगा, बच्चे अनुरोध का पालन करेंगे और बच्चे सहयोग करेंगे पेरेंट के लिए, है ना, कोऑपरेशन करेंगे, तो उनके माता पिता क्या है और क्या होगा, तो भविष्य में भी क्या रहेगा, फ्यूचर में। देखिए मैंने कहा ना कि कैसे इन्फ्लुएंस, तो भविष्य में क्या होगा, उनका व्यवहार वैसा ही जेंटल होगा, वार्म होगा, है ना। और अगर इसकी विपरीत हम दूसरी वाली स्थिति की हम बात करते हैं, अगर जो अगर दूसरी हम कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो माता पिता कैसे रहे, कठोरता के साथ, है ना, उन्होंने क्या किया, बहुत कठोरता के साथ अनुशासन देने की कोशिश की, है ना। और इम्पेशेंस रहे, जो अभी पेशेंस की बात की, इम्पेशेंस रहे, अधीरता दिखाई। और ऐसे बच्चे वो क्या करेंगे, सिर्फ विरोध करेंगे, उनके अंदर क्या आएगा, वो वॉइस में थोड़ा खरखराहट आ रही, पता नहीं क्यों ऐसी वॉइस ठीक से सुना है, मतलब वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रही। बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस में कुछ है क्या? यस मैम, वॉइस थोड़ा ब्लर हो थोड़ा रही सा है। वॉइस क्लियर नहीं हो रही है? अच्छा अच्छा, 10 मिनट में हेडफोन मेरा यूज करती हूँ, ठीक है, हेडफोन यूज करती हूँ। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या? नहीं क्लियर हो रहा मैम, लेकिन कहीं कहीं ब्लंट जैसी आवाज आ जाती है, कहीं कहीं कोई शब्द में बिल्कुल वैसे खरखराहट शुरू से हो रहा है मैम। दिखा रहा है मेरा नेटवर्क, शायद दिखा रहा है, तो नेटवर्क बीच बीच में कह रहा है कि नेटवर्क जो है वो डिस्टर्बेंस है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो रहा होगा, तो नेटवर्क से भी हो सकता है इशू हो। और लोग जैसे बोल रहे हैं तो उनकी आवाज क्लियर एकदम आ रही, जब आपकी आवाज में आता है तो पता नहीं क्यों वैसी होने लगता है। अच्छा अच्छा, चल, हो सकता है तुम्हारे एंड पे कनेक्टिविटी इश्यूज हो अर्चना, आपके एंड पे हो सकता है कनेक्टिविटी इश्यूज हो रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ये हो हेलो, सकता, हाँ हाँ, कह रहे बच्चे की, हाँ हो सकता है कुछ नेटवर्क, हाँ, बीच बीच में ऐसी हो रही है तुम्हारी, बीच में जा रही है। हाँ इसमें शो कर रहा है एक्चुअली, इस पे ना स्क्रीन पे आ रहा है थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का। चलो ठीक है, देखो, हाँ करो, ओके। चलिए ठीक। हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी कि इस तरह की जो चीजें मैंने सेकंड जो कंडीशन बताई, तो उसमें क्या होगा कि व्यवहार बच्चे का बदलता रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है इनडायरेक्टली। हमने जो बात करी, इनडायरेक्टली किस तरह से जो है बच्चा जो है इफेक्ट करता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट वे में किस तरह से इफेक्टेड होता है, इसकी बात। जो सिस्टम मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको ब्रोनफेन का, इसके और एग्जाम्पल बताती हूँ। दूसरी हमने जो बात की कि इनडायरेक्ट वे में हम किस तरह से कहेंगे, जब परिवार के संबंधों का प्रभाव जब बहुत ही ज्यादा जटिल हो जाता है, जब कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आते हैं। कैसी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आती हैं कि हम इस बात को जानते हैं कि जब दो सदस्यों के बीच का रिलेशन, बात समझना पहले इस बात को ध्यान से, दो जो सदस्य हैं फैमिली के, उनके बीच का रिलेशन का प्रभाव क्या है, किसी तीसरे पर पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहां मैंने बात नहीं कही कि पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन की बात नहीं कही या पेरेंट चाइल्ड रिलेशन की बात नहीं कर रही। यहां मैं बात कर रही हूं कि माता पिता के बीच कैसे संबंध है, माता पिता के बीच कैसे संबंध है, उनके संबंधों का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ रहा है। बात समझ में आई? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। हमने यहाँ रिलेशन हमने ये नहीं, एडोलेसेंट स्टेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि वो ऐसी स्टेज होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है, उस समय
क्योंकि आइडेंटिटी फॉर्मेशन वाली बात आती है एडोलेसेंट के अंदर, और वो जो है फादर से, है ना, मदर से उतना नहीं, फादर से बहुत ज्यादा रिलेशन, तो वहां हमने बात करी या डायरेक्टली, यहाँ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की बात जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फैमिली मेंबर है जिसमें कि पेरेंट की बात की, मदर और फादर की, मे भी दूसरा और एग्जाम्पल से लेके कि आपके माता पिता के संबंध आपके पेरेंट्स के माता पिता के साथ कहने का मतलब कि आपके दादा दादी के संबंध आपके माता पिता से कैसे हैं, अगर वो फैमिली में वहां पे एज ए मेंबर है तो उसका इफेक्ट भी क्या है, वो बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ता है। इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। सीधे कोई लिंक नहीं है, पर उनके जो व्यवहार है उसका जो है बच्चे के विकास पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसको जो ब्रोन फेंडर है उसने अप्रत्यक्ष प्रभाव का तीसरे पक्ष का प्रभाव भी कहा है, और जो शोधकर्ता है, जो रिसर्चर्स हैं इस बात को, वो बहुत इस बात की उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी है। ये फील्ड ऑफ रिसर्च है, ये ध्यान रखिएगा कि इस चीज पे बहुत ज्यादा है कि किस तरह माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ माता पिता की, और माता पिता के दादा दादी के साथ, है ना, किस तरह से जो है जो रिलेशंस हैं वो बच्चे को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, उसके जो अनुभव है ना, उसके जो अपने एक्सपीरियंस है उसको किस तरह से संशोधित करते हैं, उसमें किस तरह से रेक्टिफिकेशंस करते हैं, या कह सकते हो किस तरह से चेंजेस लाते हैं, ये बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। तीसरी जो पक्ष की बात की है विकास के लिए, वो समर्थन के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड हमने पार्टी की बात की, अगर जो मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि आपके पेरेंट्स के, आपके दादा दादी के साथ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि रिलेशंस अच्छे हैं, तो क्या होगा कि वो दादा दादी जो है क्या करेंगे कि जो बच्चा है, जो उनका पोता है या पोती है, उसके साथ उनका व्यवहार अच्छा होता है ना, जो हो सकता है पेरेंट्स से ना मिल रहा हो। दूसरा, उनकी क्या है कि जो मॉडल्स हैं, जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं, आगे जो टेक्निक्स में या रियरिंग स्टाइल्स बोलते हैं, उसको बताएंगे कि किस तरह से बच्चों का पालन पोषण किया जाए। इसको डायरेक्ट अपने बच्चों के लिए करेंगे, आपके पेरेंट्स को यानी, तो उसका भी क्या रहेगा, प्रभाव जाएगा। या हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो फाइनेंशियल जो दिक्कतें हो तो उसमें उनको सपोर्ट कर सकते हैं। इसका क्या होगा, इफेक्ट बच्चे के विकास पर पड़ेगा। और इसका अगर हम बिल्कुल दूसरे अपोजिट में अगर कर ले और अच्छे रिलेशंस नहीं है तो क्या होगा, जब अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे तो सारी इसका उल्टा प्रभाव ही पड़ेगा कि बच्चों के साथ में फिर क्या रहेगा कि वो सारी की सारी जो व्यवहार उनके सही नहीं है, वो सब का सब प्रभाव। हम लोग कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है चीजों में, माता पिता में आपस में झगड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्या हुआ, अरे बच्चे बस समझदार हैं, है ना, आपस में क्या कहते हैं, मदर की दादी से नहीं हो रही है ना, या फादर की अपने फादर से नहीं रिलेशन है, या घर में और भी है, बुआ है, चाचा है, या कोई भी है मेंबर्स और भी है, तो किसी के साथ में कैसे रिलेशंस हैं, कैसे संबंध है, उनका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चे के विकास पे, और जिसका कह सकते हैं वो पे करना पड़ता है, किसको, अल्टीमेटली किसको पे करना पड़ता है, माता पिता को। माता पिता तो रहेंगे ही, उसका पे तो बच्चे को, इंडिविजुअल को, है ना? मैम खुद को भी बच्चे को करना पड़ता है। गहरा प्रभाव डालता, अच्छा भी डालता है, अच्छा होगा तो अच्छा डालेगा। अगर आसपास का माहौल, माता पिता आपस में अगर ज्यादा लड़ेंगे तो बच्चे के ऊपर, अगर वो अपने पेरेंट्स से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो बच्चा देखता है कि मेरे पेरेंट्स दादी दादा से अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे, तो उसके मन में भी वही भावना आ जाती है। आगे चलकर बच्चा भी अपने पेरेंट्स साथ वैसा ही जवाब देने लगता है। और जब माता पिता डांटते हैं तो कहता आप लोग भी तो जवाब देते हैं दादा दादी को, तो बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है इसका। बिल्कुल, वो जो है कहेंगे इस बात को, वो तो जो है चीज बेसिकली एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है
कि घर का जैसा वातावरण होगा उस वातावरण के अकॉर्डिंग बच्चे पर वैसे ही वातावरण हमने बात की, फिर हम वातावरण को एक हमने बहुत बड़े उसमें ले लिया, ठीक है। आप अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो वातावरण तो बहुत कुछ आ जाएगा। आ रही बात समझ में? हम वातावरण को हमने प्रिसाइज होके जाना है, हमको वेट नहीं रहना है, बहुत व्यापक फील्ड नहीं रखना है। जितनी आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाएंगे तो जितना नैरो होते जाइए, स्पेसिफिक होते जाइए ना। आप उसको ये वर्ड को आप इन्वायरमेंट आप उस जो है उसको कहिए, मैंने कहीं यूज किया उस वर्ड को? नहीं 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 है ना। तो आप लेके ना चलिए। जब आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो जितना आप फील्ड को ये समझिए कि व्यापक से बिल्कुल एकदम शून्य की तरफ चलते चले जाइए ना, तभी आप टेक्निकली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रॉब्लम को, है ना जी। आप जितना प्रिसाइज होकर जाएंगे। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की बात मैंने की, ये आपसे डिस्कशन इस चीज का हो गया। जस्ट अ मिनट। Back to it. हाँ, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में ये स्लाइड आपको दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ये अभी जो थर्ड पार्टी है, ये बात करी थी मैंने, यही बात की कि जब कोई रिलेशंस जब हम कहते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं, है ना, जब संबंधों में हम मेनली सबसे पहले पेरेंट्स की बात के संबंधों में बात कर रहे हैं कि जब पेरेंट्स के जो भावनात्मक है ना संबंध, उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते, है ना, और उनकी जो कम्युनिकेशन और इमोशंस जो जनरेट हो रहे हैं, जो मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, उसका फैलाव पूरी बच्चे के जो है विकास पर पड़ता है। जिन बच्चों को लंबे समय तक क्रोधित, अनसुलझे, है ना, जो इस तरह की चीजें जिनका कोई ऐसी बातें हैं जिनको कोई सुलझना ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती रही हैं और माता पिता के संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उनमें क्या रहता है कि डिसरप्टेड इमोशनल सिक्योरिटीज डेवलप होती है ना, बाधित भावनात्मक सुरक्षा होगा, इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन, भावनात्मक आत्मनियमन, सीधी आसान और भाषा में इसको समझ लो कि बाधित भावनात्मक सुरक्षा भी इमोशनल क्या है कि उस समय बच्चे को एक सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, है ना, भावनात्मक रूप में जो एक अटैचमेंट, एक आपकी जो एक फीलिंग होती है कि हम सिक्योर हैं हर एक तरह से, हर एक रूप से, वो चीजें उसमें बाधा आती है। और अपने भावनात्मक आत्मनियमन से मतलब है कि रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर सकता, उसके जो कंट्रोल है, इमोशंस जो होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशन जो आपको पता ही है कि वो सारे इमोशंस पे उसका जो कंट्रोल है, जो सेल्फ कंट्रोल है ना, सेल्फ रेगुलेशन है, उसमें कमी आती जाती है। और क्या है इसके साथ, कुछ आंतरिक कठिनाइयां भी, जैसे वो खुद को दोषी मानने लगते हैं,
है ना। ये चीजें, जबकि वो ऐसा है नहीं, वो खुद को इस चीजों से दोषी मानने लगते हैं और चिंतित रहने लगते हैं और हमेशा भयभीत जैसी स्थिति में फियर बना रहता है, किसी भी चीज का जो एक अनजाना फियर है वो उनके अंदर, और माता पिता के रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। और जनरली मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये रिसर्च का है कि गर्ल्स के अंदर ये चीज होती है कि वो पेरेंट्स के उन रिलेशंस को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं और उनके अंदर क्रोध, हमेशा एक एंगर और एक आक्रामकता, है ना, हमेशा किसी चीज को लेके ये चीजें उनके अंदर डेवलप होती रहती हैं। तब भी परिवार के जो इस कंडीशन में जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, है ना, इन कंडीशंस में जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जो मैंने कहा उदाहरण के लिए हम दादा दादी की जो मैंने बात की, वो उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि वो इन कंडीशंस के दौरान उन बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट पे इफेक्ट डाल सकते हैं अगर सही ढंग से रहता है। जो मैंने कहा कि उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनको वो अफेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको मैंने कहा इनडायरेक्टली, उस बच्चे के विकास को सीधी तरह से एक क्या है बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। और अगर हम दूसरी तरह से बात करें तो इसका अपोजिट भी हो सकता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। अब बात आती है एडेप्टिंग चेंज। ये थोड़ा सा कोई बताएगा ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से जरा सा बताइए, अडेप्टिंग चेंज। सामने स्क्रीन है भाई, 2 वे रखी हो, अगर है हम भी पूछ रहे हैं तो उस चीज में कुछ लेक्चर एक तरफ से नहीं है, लर्निंग होती है दोनों तरफ से। अडेप्टिंग चेंज, मैम हर सदस्य हर सदस्य दूसरे सदस्य से कुछ ना कुछ उसकी चीजों को एडॉप्ट करता है। पेरेंट्स का बिहेवियर थोड़ा सा देखो इस यहाँ पे ना सीधे एक हम उस भाषा को जब हम ह्यूमन से डील कर रहे हैं तो यहाँ बिना एग्जाम्पल के कोई बात जो है ना वो स्टेटमेंट समझ नहीं आता। बात समझ रहे हैं, वहां हमें कोड करना पड़ेगा कि एक एग्जाम्पल कैसे। मैम जैसे घर में दादी और मम्मी धार्मिक रीति रिवाजों को मानती हैं, तो तो बच्चा भी शुरुआत से इन सब चीजों को अगर देखता रहेगा तो वो भी तो उसके अंदर ये एक हैबिट आ जाएगी कि हमें भी अपने रीति रिवाज और धार्मिक चीजों को मानना चाहिए। तो वो एक इसका एडॉप्टेशन हो गया कि अपने दादी और मम्मी के थ्रू। या फादर की ईमानदारी को लेकर के भी कह सकते हैं कि अगर फादर ईमानदार है और वो बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलता है तो बच्चे उस चीज को बहुत जल्दी मतलब एडॉप्ट करेंगे कि हाँ हमारे फादर अगर ऐसा करते हैं तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। तो चीजें अच्छी भी हो सकती हैं और चीजें बुरी भी हो सकती हैं। हाँ ठीक है। बच्चे कहीं से भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लाइक उनके सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उससे भी अडॉप्ट कर सकते हैं मैम उनके बड़े भाई या बहन है या किसी से भी। मैम या फिर मतलब एक ऐसे भी हो सकता है जैसे कभी कभी मदर फादर कहीं दूसरी जगह पर जॉब के लिए गए हैं, जो वहाँ का मतलब वहाँ का जो आसपास का जो मतलब उनका वातावरण है या उनका काम का क्या प्रभाव पड़ता है या स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ये मैम इसमें आ सकता है। नहीं अच्छा, अब सुन लो, अब मैं क्या कह रही हूँ। अडेप्टिंग चेंज की हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ईच मेंबर अडेप्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द अदर मेंबर्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, जब बच्चा चलना या वो मूवमेंट उसका नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ वो एक जगह पे है, तो उस समय क्या होता है पेरेंट्स का, वो एक ही जगह पे है तो उनका अफेक्शन
है ना, उस बच्चे की जो है के लिए वो उनका एक अलग ज्यादा, क्योंकि उसका क्या है कि अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है, वो वहीं पे है, बस आया, उसको देखा, मदर अलग केयर कर रही है। तो अब यहाँ पे दूसरा जब पहलू आया, जब बच्चे देखा होगा कि जब मूवमेंट उनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उस समय तक होता है, जब उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो इस स्थिति में आ जाते हैं कि अब वो खेलने की या मूव करके खेलने की स्थिति में आ जाते हैं, तब क्या होता है कि पेरेंट्स के, इस बात को समझना, पेरेंट्स के अफेक्शन में, है ना, उनकी बच्चों के साथ जो व्यवहार है ना, उसकी गतिविधियां जो वो कर रहा है, उस पर वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आई? जो पहला पॉइंट है कि जो उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ उसका, मोटर डेवलपमेंट हुआ बच्चे का, यस मैम। हुआ तो क्या हो रहा है, क्रियात्मक विकास हो रहा है उसका। यस मैम। क्रियात्मक विकास जब उसका जब हो रहा है, क्योंकि क्या है भाई, एक हर एक स्टेजेस वाइज जो है मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो वो बढ़ता ही चला जाएगा ना, एक मेच्योरिटी की लेवल तक पहुंचेगा। तो उसका क्या है, जो डेवलपमेंट था वो क्या हुआ कि उसके डेवलपमेंट से जो पेरेंट्स के, है ना, यस मैम। अंदर डेवलपमेंट आया, वो होना शुरू हुआ। कैसा डेवलपमेंट? उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू किया, उसकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करना किया। उसके पीछे कारण क्या कि भाई उसका मूवमेंट बड़ा, मूवमेंट बनने के बाद वो क्या करेगा बच्चे का। अब आसानी से सीधी भाषा में समझो कि बच्चा जब घुटना चलना शुरू होता है तो पता लगा इधर पहुंचा, इस कोने में ये चीज खींची, उस कोने से वो उठा के लाया, है ना, किचन में पहुंचा तो वहां पे कोई चीज है, कोई चीज उसके हाथ में पड़ रही है, ठीक। तो क्या हुआ कि वो उसका जो डेवलपमेंट है वो पेरेंट्स के जो है जो उनकी जो सोच है, उनका जो डेवलपमेंट है वो भी चेंज, वो डेवलपमेंट शुरू हो गया। वो उन्होंने अडॉप्ट किया उस चेंज को कि बच्चे में जो चेंज आया। जी मैम। आई बात समझ में? जी मैम। अच्छा, अब वो दूसरा एग्जाम्पल समझ लो। पेरेंट्स डेवलपमेंट अफेक्ट्स द चिल्ड्रन एज वेल। अब हम आते हैं एडोलेसेंट का एग्जाम्पल लेवल। आया है पहले वाला, तब तो बोलो, मैं नहीं तो फिर उसको फिर दोबारा से बोलूं। मैम एक और बार समझा दीजिए इसको, मेरा वैसे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मैम कंफ्यूजन हो रहा है फिर से। ठीक है ठीक है ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर जो विकास हुआ, उसके विकास से क्या है कि पेरेंट्स से विकास पर भी फर्क पड़ा, है ना। और उसके उन्होंने जो है चेंज जो हो रहे हैं उसको अडेप्ट किया, बच्चे के जो अंदर चेंजेस हो रहे हैं, और उससे उनके व्यवहार में, उनके उसमें बदलाव आया। जब बच्चा मूवमेंट नहीं था, ठीक है, तो उसको लगता था कि अब ये खेलेगा कि ये नहीं है। सामने उसके अब सुन लो, कोई जो टर्टल्स वगैरह होते हैं, कोई और घूमने वाली चीज है, तो लगता है ये पकड़ ले इसको, है ना, ये इसको ऐसा कर ले। जब वो नहीं करने की स्थिति में, ठीक है, और जब वो उस चीज को करने की स्थिति में आ जाता है, जब उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो क्या है कि उसकी मॉनिटरिंग बढ़ जाती है। वो कहीं ऐसा ना हो, वो मॉनिटरिंग किस कारण से, कहीं नुकसान पहुंचा दे, सामान को नुकसान पहुंचा दे या खुद को पहुंचा ले, दोनों चीजें हैं, है ना। उस कंडीशंस में क्या करने लगता है, वो रिस्ट्रिक्ट करने लगता है उसके मूवमेंट को, है ना, उसकी एक्टिविटीज को। और थोड़ा थोड़ा इरिटेशन, जो अफेक्शन उस समय था वो अफेक्शन नहीं बना रहता, कम नहीं हो जाता है, लेकिन वहां से वो इरिटेट, उस समय जब लेटे लेटे में तो वो बहुत चीजों को कर रहे थे कि अभी ये भी पकड़ ले, अभी ये जल्दी से खेलना सीख ले। और जब एक्चुअल में आया तब क्या हुआ, तब अपने व्यवहार को, जो उसके अंदर चेंज आए, बच्चे के अंदर चेंज आए, तो पेरेंट्स ने भी अपने अंदर चेंजेस लेके आए या उनके अंदर चेंजेस आ गए। अब आई बात समझ में या नहीं? जी मैम। दूसरा एक एग्जाम्पल, जनरली हम एडोलेसेंट स्टेज की जब बात करते हैं, एडोलेसेंट स्टेज की बात करते हैं, तो देखा है कॉन्फ्लिक्ट की बात करती, पेरेंट्स और एडोलेसेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है।
तो वो कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है कि वो एज है, वो नो डाउट एज है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस की एज है, सब कुछ मानते हैं, पर वहां पे चीजें क्या होती हैं कि वो होता ये है कि उस स्टेज में जब बच्चा एडोलेसेंट स्टेज में है तो जो पेरेंट्स है वो भी क्या है, वो लेट एडल्टहुड की स्टेज में होते हैं, एक उस अवस्था में आ जाते हैं, तो उनके अंदर कहीं से न कहीं इस तरह की भावना एक कर जाती है कि अब बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, और बड़ा होने के बाद में ये अब हमको भाई एक इंडिपेंडेंट होके छोड़ के जाएगा, तो उनके अंदर होता है कि अब टुगेदरनेस की फीलिंग डेवलप होती है कि ये हमारे पास में आए, हमारे पास बैठे, अभी चला जाएगा दूर, चाहे वो पढ़ने के लिए चला जाएगा या फिर जो है और बड़ा होगा या जो भी होता है, उसकी मैरिज हो जाएगी या है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो है, जो एडोलेसेंट स्टेज का है, वो किस तरफ में उसका जो रुझान रहता है, वो इंडिपेंडेंसी की ओर, है ना, वो सेल्फ में रहना चाहता है, वो अकेले उस समय ये, क्योंकि वो इस समय आइडेंटिटी क्राइसिस की आइडेंटिटी को अपनी खोजने की कोशिश करता है, तो वो अपना अकेले में चीजों को इंडिपेंडेंसी की तरफ में भागने की कोशिश करता है। और यहाँ पे ये जो चीजें रहती हैं, तो क्या है कि जो पेरेंट्स का डेवलपमेंट है, पेरेंट्स का डेवलपमेंट से मतलब कौन सा डेवलपमेंट, भाई स्टेज बढ़ रही है ना उनकी, जो मैंने कहा कि लेट एडल्टहुड स्टेज में आए, भाई उनकी जो है अवस्था आई, लेट एडल्टहुड की जब वो स्टेज में आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो उनका डेवलपमेंट है वो क्या कर रहा है, वो एडोलेसेंट के डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा है, समझे, क्योंकि वो उस अवेयर अवस्था में अब आ गए हैं, तो वहां से उस एज में फिर उनको लगता है वो चीजें सोच, तो वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे पैदा होते हैं, बच्चे उस समय अपनी इंडिपेंडेंसी, और वहां पेरेंट्स उस अवस्था में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, तो क्या होता चला जाता है, भाई हमको रहता है लेकिन बच्चे हमारे पास रहे, जो अभी आपके क्या कहते हैं, कितना जो दादा दादी वगैरह होंगे वो कितना चाहते होंगे कि अरे हमारे बच्चे जो है क्या कहते हैं हमारे पास आ जाए, हमारे पोते पोती हमारे पास आ जाए, ये चीजें फीलिंग रहती है, क्योंकि उस समय में, क्योंकि इस जो टाइम इस समय रहता है आपका इतनी बिजी है, वर्किंग है, आप सब चीजें वहां खाली, तो वहां फिर तब इतनी टुगेदरनेस की सब चीजें, तो ये जो कहा है कि जो पेरेंट्स का डेवलपमेंट है, उनका जो एज के साथ में बढ़ना है, वो क्या इफेक्ट कर रहा है, वो चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। जी मैम। यस मैम, यस मैम। हाँ, ये नेक्स्ट है आपका जो है फैमिली सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट की बात हम कर रहे हैं। ये यहाँ पे बात सीधी आती है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस और जो इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क है वो भी करता है इन्फ्लुएंस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है, कोई बताएगा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क्स, भाई क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है, भाई स्कूल है बच्चे का, है ना, सोशली में बच्चों का स्कूल आएगा, कॉलेजेस आएंगे, हाँ स्कूल आएगा, बच्चे के जो नेबरहुड आएगा, है ना, सभी क्या है मैम। फॉर्मल में फैमिली आएगी हाँ, मैम। फॉर्मल में क्या आएगा, सॉरी मैम आइडिया नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस तो यही आएंगे भाई, हमारा सिस्टम क्या है, स्कूल क्या है, फॉर्मल सिस्टम है। इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क से मतलब ये है कि जो आपके जो भी पेरेंट्स के साथ या फैमिली के जो है जो रिलेशंस हैं किसी के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो है इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क्स, जी मैम। है ना, वो सब जो है इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को। जी मैम। किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं? मैम जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो अपने मतलब सभी तरह के लोगों को देखता है, फिर उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है मैम। कुछ मतलब जो एक्टिविटीज देखता है उसके हिसाब से वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। हाँ, इनफॉर्मल में वो इन्वायरमेंट मतलब आसपास के लोगों को देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है,
अपने बड़े भाई या छोटी बहनों को देखता है, सबसे उनसे भी सीखते हैं। अब इसको एक टेक्निकल उसमें हम आते हैं, इसको बाद में ये हाउ डू लिंक क्वेश्चन रेज होता है कि कैसे जो है फैमिली और कम्युनिटी जो है रिड्यूस करती है स्ट्रेस को और प्रमोट करती है चाइल्ड डेवलपमेंट को। ठीक है, जो मैंने कहा, जो नेटवर्क की बात की, इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क और क्या है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या चीजें इसमें डिपेंड करती हैं, किस तरह से रिलेशंस जो है चाइल्ड और पेरेंट के इफेक्ट करते हैं। तो पहली चीज आती है पेरेंटल सेल्फ वर्थ, है ना। फर्स्ट हम जो बात करते हैं वो पेरेंटल सेल्फ वर्थ की बात करते हैं कि अगर कोई भी रिलेटिव, है ना, कोई भी आस पड़ोसी जो उस पड़ोस में रहने वाला, ठीक है, वो क्या है कि माता पिता के अंदर, पेरेंट्स के अंदर किसी तरह की भी चिंता है ना, किसी तरह का वो इसके अंदर कोई दुविधा है, किसी तरह की ऐसी फीलिंग है, तो वो क्या होता है, भाई फ्रेंड्स ही तो दूर करते हैं। हमको अगर कोई चीज ऐसी लगती है कि जिसकी हमें बहुत चिंता है और हम नहीं कर पा रहे हैं फैमिली में, तो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से उसका सॉल्यूशन खोजते हैं कि नहीं। अगर वो सही डायरेक्शन में आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, है ना, और अच्छा आपका जो है आस पड़ोस है, तो वो क्या होगा, वो उसके क्या देगा, उसके कुछ सोल्यूशन देगा, जिससे क्या है उस पेरेंट्स के अंदर क्या आएगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग डेवलप होगी, है। और वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग है या उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि उनकी जो चिंताएं अगर दूर हो रही हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो रहा है, और जिससे कि उनका क्या हो रहा है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ये डेवलप होने से उस पेरेंट के अंदर से क्या होगा, वो उतना ही संवेदनशील हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? उतना जितना वो संवेदनशील होगा तो क्या होगा, उस संवेदनशीलता का क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई आप संवेदनहीन हो तो क्या होगा, संवेदनहीनता का क्या फर्क पड़ता है, भाई आपके बच्चे के साथ भी कोई समस्या होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आप जितने संवेदनशील होगी तो वो आपको आपके बच्चे की समस्या समझ में आएगी। तो इसको कोरिलेट करिए कि कैसे, है ना, जो एक सोशल, जो इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क है और जो वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। दूसरी बात आइए, पेरेंटल एक्सेस टू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। ठीक है भाई, उन्हीं के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, नेबरहुड के द्वारा, या जो भी सोसाइटी है उसके द्वारा उसको क्या है, कहीं ऐसा है कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको पता लगा कि अनएम्प्लॉयड है, तो उसको मालूम पड़ रहा है उनके द्वारा कि कहीं नहीं, यहाँ पर भाई, यहाँ पे कहीं पे नौकरी की जगह निकली है भाई, इसमें ना यहाँ डालो, है ना। कोई उसको इस तरह की सुविधा चाहिए जहाँ पे कोई ऐसी सर्विसेज चाहिए, तो उसको जानकारी प्राप्त हो रही है। तो क्या हो रहा है कि उस पेरेंट की जो समस्याएं आ रही हैं, उनके समाधान अगर निकलते जा रहे हैं, और किसी की समस्या के समाधान होंगे तो आदमी क्या रहेगा, आपकी समस्याओं के समाधान अगर होते रहे, अगर समस्या हम ग्रस्त रहे, हम चिंता से दूर रहे, तो क्या होगा, क्यों अभी आप लोग, कुछ लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, PhD वाले, है ना, वही उनकी समस्या थी, जो भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो क्या था वो स्ट्रेस था, जिसका इफेक्ट कहीं पे ना कहीं क्या जा रहा था, वो जहां अगर बच्चे हैं जिनके, तो उनके रिलेशंस पे जाता है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और सब चीजें मैटर करते हैं। फिर अब है कि नहीं, होता है मैम। जी 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 मैम। फिर हम बात करते हैं चाइल्ड रियरिंग कंट्रोल्स एंड रोल मॉडल्स। यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई जब हमारे पेरेंट्स होते हैं तो उनका इस तरह के, भाई जब दोस्तों का सर्कल होता है तो वहां पे बच्चों का मूवमेंट भी होता है, बच्चों का मूवमेंट होता है, तो बच्चों के मूवमेंट होने पे कुछ ऐसी उन दोस्तों में, है ना, या आस पड़ोस में जहाँ पे भी वो जाते हैं, तो वहां पे इस तरह के कुछ क्या है, या हम कह सकते हैं स्कूल के उसमें, है ना, प्लेटफॉर्म पर जब बच्चे जाते हैं तो टीचर्स, देखिए बच्चों की कोई टीचर्स रोल मॉडल, बच्चे टीचर की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर उन्होंने बता दिया
कि ये जो है ये ऐसे होता है, उन्होंने कहा कि ए बेटा ऐसे लिखना है, पेन ऐसे चलाना, आप घर में आके कितना भी कहिए नहीं मैडम ने कहा है, समझ रहे? तो वो रोल मॉडल यस मैम। टीचर हो जाते हैं। यस तो जो मैंने एक स्कूल की बात कही, दूसरी में ये बात कर रही हूँ कि इस तरह का सर्कल जहां पे कोई भी जो आपका बच्चा, चाहे वो लड़का है या आपकी लड़की है, किसी से भी क्या होता है, क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है ना, प्रभावित होता है मैम। इन्फ्लुएंस होता है? तो वो इन्फ्लुएंस होने से क्या है, किसी को रोल मॉडल मान सकता है। तो क्या है कि जो चाइल्ड रियरिंग है वो चीजें भी जो उस तरह की होती है, कंट्रोल होती है। कभी कभी होता नहीं है कि बच्चे नहीं समझते हैं, नहीं कुछ होता है, तो किसी से अंकल से अटैचमेंट है, तो जो चीजें ये एडोलेसेंट स्टेज में बहुत आती हैं कि भैया हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं समझा पाएंगे, जरा भैया उनके यहाँ अंकल जी क्या भेज देते हैं या उन आंटी जी के पास में, है ना, उनका इफेक्ट जाता है। ठीक है जी मैम। फिर ये डायरेक्ट असिस्टेंस विद चाइल्ड रियरिंग, यहाँ पर ये है कि इस तरह की डायरेक्ट से मतलब है कि हो सकता है कि बच्चे वो वर्किंग है और या और कोई इस तरह की कंडीशंस हैं, तो उसमें फ्रेंड्स हैं, नेबर हैं, है ना, और उस तरह की कोई असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, या इस तरह की जगहों को बता सकते हैं कि यहाँ बच्चे को रखा जा सकता है, जो चाइल्ड केयर होम्स वगैरह हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, इस तरह की जानकारियां वो सब चीजें प्रदान कर सकते हैं। तो इससे क्या है, ये सब चीजें आती हैं जिनसे कि अब यहाँ बात तो पेरेंटल सर्विस शब्द कहा जा रहा है? पेरेंटल असिस्ट टू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की बात की है सर्विसेज, लेकिन उनका सबका सीधे इफेक्ट पड़ रहा है किस पर? बच्चे के विकास पर, है ना, उसके डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट को आप कोई भी ले लीजिए, है ना, अब हम 1 by 1 नहीं जा रहे हैं, है ना, वो आप जाओगे तो आप अपने रिसर्च के उसमें जाओगे कि क्या एस्पेक्ट उठाओगे, क्या कैसे करोगे, वो हर एक उस पे जो पहलू है, जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, हर एक के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। अब बात आती है सोशलाइजेशन विद इन द फैमिली। सोशलाइजेशन विद इन द फैमिली की बात आती है तो भाई ऑब्वियस है कि सोशलाइजेशन सबसे पहले भाई क्या है, कोई सामाजिक प्राणी कहाँ से बनना शुरू होगा? परिवार से। पहले परिवार से ही बनना शुरू होगा ना? मैम फैमिली से। जी मैम। फैमिली से ही पहले सामाजिक प्राणी बनना शुरू होगा। कि किस तरह से? बाय बिल्डिंग ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अफेक्शन एंड कॉपरेशन, by serving as models and reinforces of the mature behavior using reasoning or inductive discipline, by guiding and encouraging children's mastery of new skills. ये सारे पॉइंट्स हैं, इनमें कुछ। अब हम आते हैं स्टाइल्स ऑफ चाइल्ड रियरिंग। ये स्टाइल्स वर्ड यूज किया है कि इसको मेनली जो है, जो बेसिक बुक्स है इसकी, जो फॉरेन राइटर्स की वगैरह की, तो स्टाइल्स ऑफ चाइल्ड रियरिंग, और जैसे लेकिन हम वैसे कहते हैं कि टाइप्स ऑफ चाइल्ड रियरिंग, है ना। These are the combination of parenting behaviors that occur over a wide range of situations, creating an enduring child rearing climate. इसको हम पेरेंट बहुत ये जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं वो यही है कि मेनली मालूम है कितनी पेरेंटिंग वाली, जो उसको उस पर हम बहुत ज्यादा वो नहीं जाएंगे, जो कि मुझे लगता है जानते होंगे। पेरेंटिंग स्टाइल्स, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। यस मैम, चार टाइप के होते हैं मैम। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव एंड इन्वॉल्व। विच वन वाज द बेस्ट? मैम अथॉरिटेटिव बेस्ट होती है। अथॉरिटेटिव बेस्ट होती है। चलो इसका थोड़ा सा आप लोगों को पता है। ये 3 फीचर्स हैं ना चाइल्ड रियरिंग के। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड एंड इन्वॉल्वमेंट इन द चाइल्ड्स लाइफ,
which establish an emotional connection with the child. सबसे पहले तो जो आता है कि एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हम अगर उसकी बात करते हैं चाइल्ड रेयरिंग की कि कितना अच्छा हम बच्चे का लालन पालन करते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस सबसे पहले चाइल्ड की है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। बच्चे की अगर हम अच्छी परवरिश कर रहे हैं तो उसके साथ में इन्वॉल्व होना आवश्यक है। दूसरी बात कहती है बिहेवियर कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड थ्रू आउट expectations, rules and supervision which promotes more mature behavior. ये किसके अंदर आएगा, किस पेरेंटिंग में? Behavior control of the child throughout expectation, rules and supervision which promotes more mature behavior. कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल? कुछ नहीं, हाँ चलो। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी ग्रांटिंग विच एनकरेजेस सेल्फ रिलायंस। अब हम आते हैं ये जो 4 पेरेंटिंग स्टाइल है, जो भी अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व्ड। इसको हम लोग अब जो है नेक्स्ट उसमें क्लास में डील करेंगे, ठीक है? ओके मैम। इसके साथ में फिर इश्यूज भी लिए जाएंगे। इश्यूज भी है चाइल्ड रियरिंग और ये पेरेंटिंग स्टाइल। अच्छा, थोड़ा सा जो है इस जो टॉपिक है ना, उसमें थोड़ी देर का मैं बताऊं कि जो जिसका जो इंटरेस्ट है, जिस चीजों को आप अपना करना चाहते हैं, जो आपका फील्ड है, पहले सबसे पहले इस चीज पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा कि अपनी तरफ से कोई भी, क्योंकि रिसर्च का निकालने का मतलब ये नहीं अपनी तरफ से सिलेक्शन नहीं करेगा। सबसे पहले जो आपको टॉपिक और जो कुछ करना है, पहले सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है। और वो कैसे होगा, किसके थ्रू होगा? सबसे पहले स्टडीज देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखिए, शोध गंगा के थ्रू देखिए। उसके बाद देखिए कि कहाँ पे गैप है जो आप टॉपिक लेना चाह रहे हो, कहाँ गैप है जिस गैप को आप फिल कर सकते हो, कहाँ रिसर्च है। जहां चीजें बहुत कुछ हो चुकी होंगी वहां करने का कोई फायदा नहीं। आपको 10,000 कहीं रिव्यूज मिलते हैं जो आप स्टडी ले रहे हो, तो उसमें कहीं गैप बचा ही नहीं। तो जहां आपको लगता है कि यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है, जहां रिसर्च की, उनको आइडेंटिफाई करना है, उसी हिसाब से चीजों को लेने की जरूरत। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। जी मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू अर्चना। थैंक यू, थैंक यू।